हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू शुभम क्लासेस। तो आप लोगों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं अपने नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। तो आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जा रहे हैं जुड़ने, जिसका नाम है मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे आज कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, क्या इससे जो हमारा जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, इससे होने के बाद क्या आगे जाती है और कैसे होता है मानव में जनन, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अनअकैडमी की तरफ से जितने भी स्टूडेंट 2021 में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया 5 आवर की स्पेशल मैराथन क्लास। इसमें आपका कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन एक एक टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया जाएगा। और ये आपको पढ़ाएंगे अनमोल शर्मा, जिन्होंने 352 मार्क्स स्कोर किए थे AIPMT 2015 में। ठीक है, ये क्लास कब चलेगा? ये क्लास चलेगा दिसंबर 19 एंड दिसंबर 20 सुबह 8 बजे। ठीक है, तो इस क्लास के लिए आपको ₹1 भी पे नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, बस उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो इनरोलमेंट का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको एक कोड डालना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर जो कोड दिख रहा है शुभम@12, इसको जैसे ही एंटर करोगे आप क्लासेस में बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हो और आपका इनरोलमेंट 100% फ्री में हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हूं, जाकर ये क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि मानव जनन होता क्या है या जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जनन क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जितनी चीजें मैं बोलता हूं, बस मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जनन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन दोस्तों हम लोग उसे कहते हैं जीवों में अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है या रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो मैंने क्या बोला कि जीवों में अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, जनन कहलाता है। अब जनन जो होता है प्लांट में भी होता है और एनिमल के भी केस में होता है, पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। तो जनन दो होते हैं, जो जनन होते हैं दोस्तों वो 2 टाइप्स के होते हैं। जनन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो जनन होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो पहला जनन होता है ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों। इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। और इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे बोला जाता है अलैंगिक जनन, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये देखेंगे कि जो जनन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, तो अलैंगिक जनन जो होता है दोस्तों वो काफी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है। और ये अलैंगिक जनन जो होता है प्लांट्स में होते हैं, कुछ लोअर एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं और कुछ बैक्टीरियाज के अंदर पाए जाते हैं। तो अलैंगिक जनन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी यहाँ पे। हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, अर्थात लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन का मतलब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि लैंगिक जनन में 2 व्यक्ति का होना जरूरी होता है। 2 व्यक्ति का होने का मतलब कि एक मेल होगा और एक फीमेल होगी, एक मेल होगा और एक क्या होगी, फीमेल होगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 पर्सन ऑफ इन्वॉल्व। ठीक है ना, 2 व्यक्तियों का क्या होना होता है, जरूरी होता है। एक जो होता है हमारा मेल होता है और एक जो होता है हमारा फीमेल होता है, तभी जो लैंगिक जनन है क्या है, संभव है। तो लैंगिक जनन क्या होता है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि लैंगिक जनन में 2 व्यक्तियों का होना क्या है, पॉसिबल है या जरूरी होता है, जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है दोस्तों। तो लैंगिक जनन तो हम लोग जान गए। अब लैंगिक जनन में जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, इनके बारे में हमें क्या है, जानना है या इनके बारे में जानना जरूरी है। तो आज हम लोग अभी ये जो टॉपिक है हमारी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो हम लोग बात करते हैं मेल के बारे में। किसके बारे में? मेल अर्थात मानव के बारे में,
नर के बारे में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने क्या लिया इसमें, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणु जनन को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो स्पर्म होता है वो कैसे बनता है या कैसे फॉर्मेशन होता है इनका ना। ठीक है, तो स्पर्म, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन बोलते हैं। और दूसरी चीज है मनुष्य के नर जनन तंत्र। ठीक है, मनुष्य में जो नर जनन तंत्र है वो कैसे विकसित होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं शुक्राणु जनन की। ठीक है, या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो दोस्तों स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है दोस्तों इन द केस ऑफ बॉय। ठीक है, लड़कों की अगर हम लोग बात करें, मेल की अगर हम लोग बात करें, तो इनके अंदर 13 to 15, ठीक है, 13 to 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, जब ये 13 से 15 साल की अवस्था में रहते हैं तो उस समय जो होता है इनके अंदर शुक्राणु जनन की क्रिया जो होती है प्रारंभ हो जाती है या स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है दोस्तों प्यूबर्टी। ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। ऐसा जो स्टेज चलता है, जो समय चलता है, ऐसी स्टेज या ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी को हिंदी में बोला जाता है यौना अवस्था। क्या बोला जाता है, यौना अवस्था बोला जाता है। तो यौना अवस्था जो होती है, जो हमारी एज होती है 13 to 15 ईयर्स ओल्ड होती है, और इस समय जो होता है हमारे अंदर शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है वो प्रारंभ होती है, अर्थात स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो शुक्राणु जनन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुक्राणु जनन देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि यौना अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो यौनावस्था मैंने बताया कि हमारे अंदर जो यौनावस्था चलती है वो 13 से 15 साल की जो एज है हमारे, इसके बीच में स्टार्ट हो जाती है। अब यौनावस्था को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि यौनावस्था यही होती है। ठीक है, तो यौनावस्था जो होती है दोस्तों, इसके अंदर हमारे अंदर या मेल के अंदर जो होते हैं कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस आने का मतलब जो हमारा शरीर है, हमारे बॉडी के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसे बोलते हैं यौनावस्था। परिवर्तन आने का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारे चेहरे पे हल्के हल्के बाल आने लगते हैं। ठीक है, मूछें आने लगती हैं, दाढ़ियां आने लगती हैं। ठीक है, और शुक्राणु जनन का बनना स्टार्ट हो जाता है। जो स्पर्म होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं बनना। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इसके लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हार्मोन्स हैं, जो नाम है इनका क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन जो होता है दोस्तों, ये हार्मोन होता है जो एक ऑर्गन होता है हमारा वृषण या टेस्टीज, इसके थ्रू रिलीज होता है। और यह इन द केस ऑफ बॉय या इन द केस ऑफ मेल के अंदर एक द्वितीयक लक्षण लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसके थ्रू हमारे अंदर क्या आते हैं, द्वितीयक लक्षण आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वितीयक लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, या यौना अवस्था क्या होती है, या प्यूबर्टी क्या होती है। तो ये सारी चीजें आप लोग, एक ही चीज है और जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है कि मेल में या नर के अंदर द्वितीयक लक्षण क्या है। तो द्वितीयक लक्षण यही होते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, किस एज में, 13 से 15 की एज में। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे द्वितीयक लक्षण, और इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं यौनावस्था। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं कुछ हार्मोनल चेंज आते रहते हैं उस समय, और उस समय जो होते हैं शुक्राणु जनन का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्यूबर्टी के केस में आती हैं। और इसमें कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन एंड एंडोएस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, ये 2 हार्मोन आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शुक्राणु जनन बनते कैसे हैं दोस्तों। तो जो पहली स्टेज होती है शुक्राणु जनन की, जो पहली स्टेज होती है, यह होती है स्पर्मेटोगोनियम। क्या होती दोस्तों, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, इसको हिंदी में भी स्पर्मेटोगोनियम ही बोला जाता है। आप लोग
कंफ्यूज मत होइएगा, ना ही आप लोग चिंता करिएगा कि सर ने इंग्लिश में लिख दिया है, अब क्या होगा, कैसे समझ में आएगा। तो इसको स्पर्मेटोगोनियम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम जो होती है दोस्तों, ये पहली सेल होती है और इस प्रोसेस को बोला जाता है दोस्तों मैच्यूरेशन फेज। क्या बोला जाता है? मैच्यूरेशन फेज बोला जाता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम जो होती है इसके अंदर एक विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? जिसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को बोलते हैं दोस्तों माइटोटिक डिवीजन। क्या बोलते हैं? माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, सबको पता है। माइटोटिक डिवीजन जो होता है सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल का मतलब होता है कायिक कोशिका, ठीक है। तो कायिक कोशिका में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि समसूत्री इसे क्यों बोला जाता है दोस्तों। समसूत्री का मतलब कि इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो दो बनेंगे, ठीक है। और दो बनेंगे, एक से क्या बनेंगे? दो बनेंगे। और दोनों ही ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? सेम होंगे दोस्तों। कैसे होंगे? सेम होंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जैसा कि मैंने बताया सोमैटिक सेल्स में होता है। तो सोमैटिक सेल्स क्या है? हमारी स्किन हो गई, बॉडी हो गई, उसे बोलते हैं सोमैटिक सेल्स दोस्तों बोलते हैं। और जर्म सेल क्या बोलते हैं? जहाँ पे मियोसिस होती है, ठीक है। जर्म सेल में क्या होता है? हमारे जो गैमेट्स होते हैं 2n की बजाय n हो जाते हैं और एक युग्मक से, एक गैमेट से 4 कोशिकाओं का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। मतलब एक मातृ कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। और सोमैटिक सेल्स में क्या होता है? मतलब समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो मैंने बताया सोमैटिक सेल, जैसे में हमने स्किन ले लिया अपना, जो स्किन होता है इसके अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब सेम ना। तो जैसे अब हम लोगों को कभी चोट लगती है तो स्किन पे चोट आ जाती है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि स्किन की वजह कोई और आर्गन आके निकल गया हमारा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि स्किन जब हमें चोट लगी, स्किन हमारी कटी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो रीजनरेशन की क्षमता होती है थोड़ा सा लेट होती है इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए हमारी जो स्किन होती है धीरे धीरे भरती है, लेकिन ये किस रूप में भरती है? स्किन के रूप में भरती है। तो समसूत्री विभाजन जो होती है कायिक कोशिकाओं में होती है। कायिक कोशिका मैंने बता दिया स्किन का एग्जाम्पल देके, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम जो होती है दोस्तों, स्पर्मेटोगोनियम के अंदर एक अपार शक्ति होती है। अपार शक्ति का मतलब ये होता है कि वह सेल्फ रिन्यूअल होती है। क्या होती है? सेल्फ रिन्यूअल का मतलब ये होता है दोस्तों कि यह जो होती है सेल्फ रिन्यूअल होती है। सेल्फ का मतलब स्वयं और रिन्यूअल का मतलब खुद से बन जाना या खुद से डिवाइड हो जाना, ठीक है। तो यह खुद से डिवाइड होती है बाय द प्रोसेस ऑफ समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन को डिवाइड होके, समसूत्री विभाजन से वो अपने आप को विभाजित करके एक बनाती है, एक सेल को बनाती है, जिस सेल का नाम होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट दोस्तों, ठीक है। तो जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं हमारी, इनके अंदर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों। अभी तक क्या हो रहा था? समसूत्री विभाजन हो रहा था। समसूत्री विभाजन का मतलब एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन जो होता है दोस्तों, वो कायिक सेल्स में होता है या सोमैटिक सेल्स में होता है। तो जो स्पर्मेटोगोनियम है वह अपने आप को डिवाइड करके क्या बनाती है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो स्पर्मेटोगोनियम से बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ, मतलब किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड होके बनती है। तो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस होता है तो मियोसिस से जब इसके अंदर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है तो वह अपने आप को चेंज करके क्या बनाती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये 2 के ऊपर जो डॉट लगा है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों द्वितीयक, और इसको बोलते हैं प्राथमिक, ठीक है। तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट
और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जो होता है, जब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हो जाता है, तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस हो जाता है तो एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट मतलब 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होके 4 स्पर्मेटिड में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो मैंने यहाँ पे इसको डिनोट किया है 4 से, मतलब 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड इनटू 4 स्पर्मेटिड। ठीक है, तो जो एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होता है वो किसमें डिवाइड हो जाता है या किसमें विभाजित हो जाता है, 4 स्पर्मेटिड में विभाजित हो जाता है। ठीक है, और यही जो 4 स्पर्मेटिड होते हैं, अब ये क्या बनाएंगे, हमारे स्पर्म का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे दोस्तों, मतलब शुक्राणु क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो नंबर होता है क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम भी 2n होता है। 2n का मतलब होता है द्विगुणित। 2n का मतलब क्या होता है, द्विगुणित होता है या डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वह XY होते हैं ना, XY होते हैं, क्या होते हैं, XY होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है 2n। 2n का मतलब द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है अभी 2 हैं। ठीक है, हम लोग भी क्या है, अभी द्विगुणित हैं, डिप्लॉयड। अगर आपसे कोई पूछे कि आप डिप्लॉयड है कि अप्लॉयड है दोस्तों, तो हम लोग डिप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड का मतलब कि हमारे अंदर 2 क्रोमोसोम है, एक X है और एक Y है, इसीलिए तो हम लोग क्या है, मेल हैं। ठीक है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, एक X होता है, दूसरा भी इसका जो पार्टनर होता है वो भी X होता है, इसीलिए तो क्या है, वो भी डिप्लॉयड है। तो सोमैटिक सेल्स जो होती हैं डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आएगा ना, 2n का मतलब क्या होता है, द्विगुणित हो गया। ठीक है, और जो स्पर्मेटिड अब हमारी बनेगी, जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटिड बनती है, वो भी क्या है, अभी तक 2n ही चल रहा है। ठीक है, डिप्लॉयड होती है, लेकिन जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होती है वह एक मतलब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस होता है, और एक मियोसिस से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं दोस्तों, 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। ठीक है, तो 4 स्पर्मेटिड जब बन जाएंगे, ठीक है, जब 4 स्पर्मेटिड बन जाएंगे तो अब स्पर्मेटिड बनने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसा होता है, या स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि स्पर्मेटिड मैंने देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि प्राइमरी स्पर्मेटिड क्या होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटिड क्या होते हैं। जब प्राइमरी स्पर्मेटिड के अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है, अर्धसूत्री विभाजन का प्रोसेस होता है, तो इससे एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो 4 स्पर्मेटिड बनते हैं हमारे, वही क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। तो ये जो है कुछ स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा होता है दोस्तों। तो ये जो आगे वाला जो हमारा जो दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या बनाता है, पूरा हेड बनाता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है हमारा क्या बना रहा है, हेड बना रहा है। हेड का मतलब सिर। ठीक है, और हेड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है हमारे, देख रहे हैं, एक्रोसोम होते हैं। ठीक है, एक्रोसोम जो होते हैं ये पाए जाते हैं, और ए वाला जो रीजन है ब्लू वाला वो न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो है नेक है, और ये जो येलो से दिखाया गया ये माइट्रोकांडिया होते हैं, और लास्ट वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसको टेल बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अभी सबके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एक्रोसोम क्या होता है, ठीक है, एक्रोसोम जो होता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसके ऊपर, स्पर्म के ऊपर। ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, स्पर्म को ढके रहता है। ऐसे जैसे हम लोग धूप में कैप लगाते हैं तो हमारे चेहरे को क्या होता है, कैप ढका रहता है। ठीक है, तो इसी तरह जो एक्रोसोम होता है एक कैप के जैसे क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो कैप की तरह क्या करता है, हेल्प करता है, इसको ढका रहता है, इसके ऊपर टोपी लगी रहती है। और ये जो ए वाला जो रीजन होता है हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, केंद्रक होता है। और हम लोग जानते हैं कि केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं दोस्तों। तो डीएनए का फंक्शन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, आप सारे लोग जानते हैं कि डीएनए का जो फंक्शन होता है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, या आनुवंशिक पदार्थ इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक व्हीकल की तरह काम करता है डीएनए, अर्थात हमारे मदर और फादर, मम्मी और पापा के जो कैरेक्टर होते हैं वह हमारे अंदर क्या होता है, डीएनए के द्वारा आता है। ठीक है, डीएनए के द्वारा आता है, और डीएनए के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए के अंदर किस रूप में रहता है, जीन्स के फॉर्म में रहता है, जीन के रूप में रहता है। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया होगा ना कि डीएनए हमारे अंदर कैसे आता है,
हैं। तो डीएनए भी स्पर्म के अंदर होता है, जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। और ये जो देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है नेक है, नेक के बाद वाला जो रीजन होता है माइट्रोकांडिया होता है। तो माइट्रोकांडिया का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, माइट्रोकांडिया का जो फंक्शन होता है, माइट्रोकांडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर बोला जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि माइट्रोकांडिया के अंदर हमारी एनर्जी होती है। क्या होती है, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी किस रूप में होती है दोस्तों, एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है। जो हमारी एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। तो एटीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। कभी मिलेगा टाइम तो हम लोग बताएंगे कि एटीपी कैसे बनता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इतना शार्ट चीज में मैं बता दे रहा हूँ आपको कि एटीपी कैसे बनता है। तो देखिए, एक एडेनिन हम लोग पढ़े हैं ना, एक एडेनिन जो होता है, एडेनिन का मतलब यही, ठीक है। जो डीएनए के अंदर एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, नाइट्रोजनस बेस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो एडेनिन के साथ जब 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते हैं दोस्तों, कितने फॉस्फेट ग्रुप, 3, ठीक है। तो इसका नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते हैं, तो इसका नाम अब क्या हो गया, एटीपी। क्या नाम हो गया, एटीपी। मतलब एडेनिन के साथ जब 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं दोस्तों। और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। अब इसी तरह एडेनिन के साथ जब 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाते हैं, कितने फॉस्फेट ग्रुप, 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, एडीपी। एडीपी का नाम हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा दोस्तों, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब एक और आता है जिसका नाम होता है, एडेनिन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जब अटैच होता है तो इसका नाम हो जाता है एएमपी। क्या हो जाएगा, एएमपी हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के रूप में मिलती है, ठीक है। तो माइट्रोकांडिया भी क्या होते हैं, हमारे स्पर्म में पाए जाते हैं। और जो लास्ट और एंड पोर्शन आप लोग देख रहे हैं उसे बोलते हैं टेल, ठीक है दोस्तों। तो टेल का काम क्या होता है, सबका काम तो हमें समझ में आ रहा है कि एक्रोसोम जो होता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ठीक है। कैप इसके ऊपर जुड़ा है, ठीक है। तो एक्रोसोम होता है जो कैप के लिए ढका रहता है जब तक एक्रोसोम नहीं हटेगा, ठीक है। एक्रोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मीटिंग होती है मेल और फीमेल के बीच में, तो जब स्पर्म जाता है, इंटर करता है इन द केस ऑफ वेजाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो वेजाइनल ट्रैक्ट में जब स्पर्म हमारा इंटर करता है तो फीमेल, जब हम लोग फीमेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो यहाँ से जब ओवम आता है, एग आता है, तो एग डायरेक्ट फ्यूज नहीं करता इससे, ठीक है। सपोज दैट एग है हमारा, तो जैसे स्पर्म यहाँ जा रहा है तो इसके ऊपर तो अभी कैप लगा है ना, तो कैप जब हटेगा तभी फ्यूज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि एक्रोसोम क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब कैप हटेगा तभी हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब निषेचन होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जब डीएनए होगा तो डीएनए के थ्रू हमारे अंदर जो होंगे जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। अब हम लोग माइट्रोकांडिया जो होती है वो एनर्जी देने का काम करती है। क्या करती है, एनर्जी देने का काम, मतलब स्पर्म को पुश करने का काम करेगी। जब स्पर्म पुश होगा तो उसे एनर्जी चाहिए ना भाई, ठीक है। क्या एनर्जी चाहिए ना। आप जैसे कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे हो, नीचे से ढलान से कहीं ऊपर जा रहे हो, तो आपके अंदर जोर लगता है ना, बल देते हो ना अपने ऊपर, तो ये बल कहाँ से आता है। मान लो आप खाना पीना नहीं खाओगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो यही चीज होता है, जब स्पर्म जाता है अंदर, ठीक है, तो उसे एनर्जी, धक्का लगाने का जो काम करता है वो कहाँ से आता है, एटीपी, मतलब माइट्रोकांडिया देता है एनर्जी, ठीक है। और टेल क्या होता है, टेल का काम होता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टेल। पूंछ जो होती है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। इसका मेन फंक्शन क्या है, जो स्पर्म को पीछे से ढकेलने का काम करती है। क्या करती है, पीछे से ढकेलने का काम करती है, मतलब मूव कराने का काम करती है, ठीक है। क्या कराने का, मूव कराने का काम करती है, ठीक है। जैसे टेल है तो टेल इसको ऐसे पीछे से पुश करेगी और जब हमारा स्पर्म, ठीक है, फीमेल के ट्रैक्ट में इंटर कर जाता है तो स्पर्म क्या होता है, चला आता है, बाहर चला आता है, मतलब टेल का जो काम होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। और स्पर्म क्या होता है, अंदर चला जाता है। तो टेल का काम इतना ही होता है कि स्पर्म को पुश करना, ठीक है, ढकेलना पीछे से। और जब ढकेलेगा तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगा, माइट्रोकांडिया से मिलेगा, ठीक है। तो
आप लोग एक चीज और जान लीजिए कि एक ह्यूमन के बॉडी के शरीर में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो 60 to 65 डेज में होता है। कितने दिन में? 60 to 65 डेज। ठीक है, 60 to 65 डेज जो होते हैं स्पर्म को मैच्योर होने में लगते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्पर्म को मैच्योर होने में लगे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग एक मूवी देखे होंगे विक्की डोनर। ठीक है, विक्की डोनर में क्या होता है, जो आयुष्मान खुराना एक्टर होता है वो क्या होता है, स्पर्म डोनर रहता है, मतलब वो अपना स्पर्म क्या करता है, सबको डोनेट करता है। ठीक है, तो ये मूवी आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कुछ हमें क्या होती सिखाती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमें बताते हैं, बहुत सारी ऐसी सोच होती हैं जो हमारी सोच को बदलती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्पर्म होता है वो कितने डेज में बनता है, 60 to 65 डेज में बनता है। ठीक है, तो हमारे अंदर स्पर्म होना भी क्या है, एक बहुत जरूरी, ठीक है, बहुत जरूरी बात है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको आप लोग प्लीज डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 60 क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शुक्राणु का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है कितने दिन लगते हैं, 60 to 65 डेज लगते हैं। एक्रोसोम मैंने पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, नेक पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया और टेल पढ़ लिया। ठीक है, तो पता तो चल गया ना कि न्यूक्लियस का स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, शुक्राणु कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मनुष्य के नर जनन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? मनुष्य के नर जनन तंत्र के बारे में। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि शुक्राणु जनन क्या होता है, और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मनुष्य के नर जनन तंत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के नर जनन तंत्र में क्या क्या पार्ट होते हैं ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें टेस्टिस होता है, स्क्रॉटम होता है, टेस्टिस का मैंने हिंदी भी लिख दिया, वृषण कोश, शुक्रवाहिकाएं, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि और शिश्न। ठीक है, तो ये जो होते हैं नर जनन तंत्र के कुछ मुख्य महत्वपूर्ण जननांग होते हैं या अंग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मनुष्य के नर जनन तंत्र में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो तंत्र हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9 से ही पढ़े होंगे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और नर जनन तंत्र। ठीक है, तो दोस्तों तंत्र का मतलब ये होता है कि जब किसी काम को एक से अधिक अंग करने में सहायता करते हैं या हेल्प करने में सहायता करते हैं तो उस चीज को क्या बोला जाता है, सिस्टम बोला जाता है या तंत्र बोला जाता है। ठीक है, अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पाचन में क्या होता है कि पाचन में जो होता है माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट होता है हमारा, इसमें एक से अधिक अंग जो होते हैं हमारे यूज होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे कार्य को करने के लिए जितने भी अंग यूज होते हैं उसे क्या बोला जाता है, तंत्र बोला जाता है या सिस्टम बोला जाता है। तो हमें उम्मीद है अब आप लोगों को तंत्र का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और जनन तंत्र। तो ठीक इसी प्रकार से जो जनन तंत्र है, जनन तंत्र में भी एक से अधिक जो अंग होते हैं या जो पार्ट होते हैं मनुष्य के अंदर या हम लोगों के अंदर, मेल के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं कि टेस्टिस क्या होता है। टेस्टिस जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा अंग होता है, नर जनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण ही अंग होता है जो क्या कहलाता है, वृषण कहलाता है। वृषण में ही दोस्तों हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वृषण में ही या हमारे टेस्टिस में क्या होता है, मैंने बताया कि जो हमारे स्पर्म होते हैं, ठीक है, जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वही क्या होते हैं, इसमें बनते हैं दोस्तों। तो एक जोड़ी जो होता है शुक्राशय पाया जाता है। कितना पाया जाता है, एक जोड़ी दोस्तों। मेल के केस में जो शुक्राशय होता है वो एक जोड़ी पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है शुक्राशय बनता है। शुक्राशय का मतलब, तो दोस्तों टेस्टिस जो वृषण होता है, वृषण में क्या बनते हैं, हमारे शुक्राणु बनते हैं।
क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो वृषण के अंदर ही हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, और जब स्पर्मेटिड बन जाता है तब क्या बनता है, शुक्राणु बनने लगता है। शुक्राणु का मतलब स्पर्म जो होता है क्या होता है, बनने लगता है दोस्तों। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसमें टेस्टिस का मतलब वृषण से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं दोस्तों। टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन होते हैं वो मेल के अंदर, ठीक है, नर के अंदर द्वितीयक लक्षण का काम करते हैं, ठीक है। किसका काम करते हैं, द्वितीयक लक्षण का काम करते हैं, और प्यूबर्टी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है, और यौनावस्था को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। और टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ये जो होता है हमारे शुक्राणु स्पर्म के लिए भी क्या होता है, बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। जिसके अंदर टेस्टोस्टेरॉन रहेगा उसके अंदर जो होता है स्पर्म का जो बनने की जो प्रोसेस होगी कुछ ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो हार्मोन जो होता है हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही यूजफुल केमिकल होता है या रासायनिक पदार्थ होता है दोस्तों। तो टेस्टिस हमने देखा, टेस्टिस में क्या होता है, एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं, एक प्राइमरी आर्गन होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य का प्राथमिक जनन तंत्र क्या होता है। तो मनुष्य का प्राथमिक जनन तंत्र जो होता है वो टेस्टिस होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, टेस्टिस होता है ना। मनुष्य का मतलब नर का, ठीक है। नर का जो प्राथमिक जनन तंत्र होता है वो टेस्टिस होता है या वृषण होता है, ठीक है। वह एक जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक है। और टेस्टिस जो होते हैं दोस्तों वह हमारे शरीर के बाहर होते हैं। शरीर के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है, कम ताप की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमारे शरीर से बाहर होते हैं, ठीक है। और जो होते हैं टेस्टिस, जो वृषण होते हैं इसमें क्या होते हैं, यह हमारे दूसरे नंबर पे जो है स्क्रोटम वृषण कोश, हमारे जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे टेस्टिस का, ठीक है। हमारे दोनों लेग के बीच में जो होते हैं टेस्टिस होते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग वृषण कोश बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं। टेस्टिस को क्या करते हैं, वो ढकने का काम करते हैं, ठीक है। स्क्रोटम जो होता है, जो वृषण कोश होता है वो कहाँ खुलता है, वृषण कोश जो होता है वासा इफ्रेंसिया में खुलता है या शुक्र वाहिकाएं में खुलता है, ठीक है। वासा इफ्रेंसिया में ये क्या होता है, शुक्रवाहिकाओं में वृषण कोश खुलता है। वृषण कोश जो होता है फिर इसके बाद कहाँ खुलता है, एपिडिडाइमिस में खुलता है। कहाँ खुलता है, एपिडिडाइमिस में, ठीक है। एपिडिडाइमिस क्या होता है, एपिडिडाइमिस जो होता है वो स्टोर करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, हमारे स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। और जब इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है तो फिर स्पर्म को क्या करता है, वो ढकेल देता है, ठीक है, मतलब ढकेलने का भी काम करता है। फिर एपिडिडाइमिस कहाँ पे जाके ओपन होती है, कहाँ खुलती है, वासा डिफरेंसिया मतलब शुक्रवाहिनी में, ठीक है। शुक्रवाहिनी के बाद जो होता है सेमिनल वेसिकल्स में खुलती हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स के बाद जो होता है दोस्तों यूरेथ्रा आता है। क्या आता है, यूरेथ्रा आता है, मूत्र मार्ग आता है। और मूत्र मार्ग के बाद जो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड आता है। क्या आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आता है काउपर्स ग्लैंड, और काउपर्स ग्लैंड के बाद आता है पेनिस, ठीक है। तो अभी इसका फंक्शन हम लोग देख रहे दोस्तों, हम लोग देख रहे थे कि वासा इफ्रेंसिया जो होती है, वासा इफ्रेंसिया का मतलब शुक्रवाहिकाएं जो होती हैं वो एपिडिडाइमिस में जाती हैं। एपिडिडाइमिस क्या करता है, जो हमारा शुक्राणु होता है, शुक्राणु को क्या करता है, इसको स्टोर करके रखने का काम करता है। और बाद में जब स्टोर कर लेता है तो इसको धकेल देता है कहाँ पे, शुक्रवाहिनी में ढकेल देता है, ठीक है। शुक्रवाहिनी जो होती है ये क्या करती है, एक नली होती है जो इजाकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है। और इजाकुलेटरी डक्ट जो होती है वो शुक्राशय में खुलती है। शुक्राशय जो होती है वह हमारे स्पर्म का 25% जो होती है बनाती है दोस्तों। और ये क्या करता है, जो शुक्राशय होता है इसमें हमारे कैल्शियम, फ्रुक्टोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीजें क्या होती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या होती हैं, पाई जाती हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा जो आता है यूरेथ्रा आता है, मूत्रमार्ग आता है। मूत्रमार्ग जो होती है पतली सी नली होती है। पतली सी नली जो होती है मूत्रमार्ग हमारी जो होता है वो कहाँ जाता है, शिश्न के जो होता है, जो एरिया होता है शिश्न का, वहाँ पे जाके ओपन हो जाती है और वहाँ पे जाके खुल जाती है यूरेथ्रा।
और इसके बाद यूरेथ्रा जो होता है वो क्या बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है 25 to 30% भाग जो होता है हमारा वीर्य का भाग जो होता है बनाता है। और ये क्या होता है, दुधिया कलर का रंग का होता है। कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड में जो फॉर्मेशन होता है दुधिया कलर का रंग होता है। इसमें फ्रुक्टोज, फास्फेट, ठीक है, प्रोटीन्स, एंजाइम क्या होते हैं, फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद जो आती हैं काउपर्स ग्लैंड आती हैं। काउपर्स की ग्रंथियां इन्हें बोलते हैं दोस्तों, काउपर्स ग्रंथि भी बोला जाता है। तो काउपर्स ग्रंथि जो होती हैं यह फीमेल के योनि को क्या करती हैं, चिकना करती हैं। फीमेल के योनि को चिकना करती हैं, हमारा जो यूरिन होता है इसको तरल बनाती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, पेनिस आता है। पेनिस का मतलब शिश्न होता है। शिश्न जो होता है एक मांसल स्ट्रक्चर होता है। शिश्न के थ्रू हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमारे स्पर्म का हमारा स्पर्म निकलता है, हमारा यूरिन आउट होता है। तो जो शिश्न होता है ये जो होता है मेन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। शिश्न जो होता है, जो पेनिस होता है, वो फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट, जो फीमेल का जो वेजाइनल ट्रैक्ट होता है इसके अंदर इंजेक्ट स्पर्म को, जो हमारा शुक्राणु होता है इसको अंदर इकट्ठा करके रखने का काम करता है पेनिस, ठीक है। जो शिश्न होता है स्पर्म को इकट्ठा करके रखने का काम करता है। और फीमेल का जो वेजाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो योनि होती है इसके अंदर जो होता है शिश्न को इंटर कर देता है। शिश्न जो होता है इसके अंदर जाके स्पर्म को इसके अंदर छोड़ देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो आज जो हमने पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, शुक्राणु जनन क्या है, मनुष्य के नर जनन तंत्र क्या है, वृषण कोश, ठीक है। ये सारी हम लोगों ने यहाँ पे नंबर वाइज देखा है कि इसके आर्गन क्या क्या हैं। तो दोस्तों एक बार मैं जल्दी से फटाक से समअप कर देता हूँ। शुक्राणु जनन क्या था कि शुक्राणु का बनना, ठीक है। शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्राणु का बनना। दोस्तों शुक्राणु कहाँ बन रहा है, वृषण में बन रहा है, ठीक है। कहाँ बन रहा है, वृषण में बन रहा है। और कैसे बन रहा है, स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम के अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं, तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और क्या बनते हैं, फिर इसके बाद जो विभाजन होते हैं तो फिर क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड बनते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मनुष्य के जो नर जनन तंत्र है इसमें क्या क्या है, टेस्टीज हैं दोस्तों। टेस्टीज में वृषण होता है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो मेल के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, नर के लिए द्वितीयक लक्षण के लिए हेल्प करता है ए। और टेस्टिस एक जोड़ी होता है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर ही शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। टेस्टिस जो होते हैं एक जोड़ी होते हैं। यह नर जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग है, ठीक है। और दूसरी चीज स्क्रोटम जो वृषण कोश होता है, टेस्टिस एक वृषण कोश जो होती है झिल्ली होती है जिसके अंदर टेस्टिस जो होता है ढका रहता है, ठीक है। वासाई प्रेंसिया शुक्रवाहिकाएं जो होती हैं वृषण कोश डायरेक्ट कहाँ खुलती हैं, शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। फिर जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं वो एपिडिडाइमिस में खुलती हैं। एपिडिडाइमिस जो होती हैं दोस्तों ये क्या करती हैं, एपिडिडाइमिस जो होती हैं हमारे स्पर्म को, हमारे शुक्राणु को इकट्ठा करने का काम करती हैं। और जब इनका समय आता है तो फिर शुक्राणु को ढकेल देती हैं। कहाँ ढकेल देती हैं, ठीक है, वासा डिफरेंस में शुक्रवाहिनी में ढकेल देती हैं। और शुक्रवाहिनी में ढकेलने के बाद जो शुक्रवाहिनी होती है फिर वो किसके अंदर इंटर कर देती है, सेमिनल वेसिकल्स मतलब शुक्राशय के अंदर ढकेल देती हैं। और शुक्राशय के अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम फास्फेट पाए जाते हैं, फ्रुक्टोज, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं पाई जाती हैं। फिर इसके बाद जो आता है यूरेथ्रा आता है। यूरेथ्रा जो होती है एक पतली सी नली होती है जो कहाँ पे, हमारे मूत्र मार्ग के शिश्न के पास आके ओपन होती है, ठीक है, शिश्न के पास आके ओपन होती है। फिर इसके बाद जो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है इसमें कुछ चिपचिपा सा दुधिया कलर का रंग पाया जाता है जो हमारे स्पर्म का या जो हमारे शुक्राणु का 25% भाग जो होता है बनाता है। इसमें भी हमारे कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, फ्रुक्टोज, प्रोटीन्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, अमाइनो एसिड, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जो काउपर्स ग्लैंड होती हैं या काउपर्स की जो ग्रंथियाँ होती हैं यह हमारे यूरिन को, हमारे मूत्र को तरल बनाती हैं। और फीमेल का जो मादा का जो जनन तंत्र होता है उसको क्या करती हैं, उसको लचीला बनाती हैं, ठीक है। कॉपर जो ग्लैंड होती हैं, ठीक है। देन क्या होता है, पेनिस जो होता है, शिश्न जो होता है एक मांसल स्ट्रक्चर होता है जो इसके अंदर जब
हमारा ब्लड हमारा जो होता है स्टोर हो जाता है, तो स्टोर होके वो क्या होता है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। और स्ट्रांग होने के बाद इसके अंदर क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं इकट्ठा रहते हैं, और स्पर्म जब इकट्ठा रहते हैं तो जब वो फीमेल के अंदर इंटर करता है, फीमेल के अंदर वेजाइनल ट्रैक्ट में इसको इंटर करता है, तो ये स्पर्म को ले जाके इसके अंदर क्या करता है, छोड़ देता है या इंजेक्ट कर देता है या डाल देता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि मानव जनन तंत्र में केवल नर के बारे में पढ़ा है, ठीक है, मनुष्य के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को सेंड करें, भेजें, ठीक है। बाय बाय, गुड लक।